नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने वेव चैप्टर के बारे में जाना, उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास को हम करते हैं। स्टूडेंट, जब हमने वेव के बारे में चर्चा की तो मैंने वेव के मतलब तरंग के बारे में आपको बताया था कि तरंग क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ कहाँ से होकर चल सकती हैं, कौन कौन सी तरंग होती हैं, सारी विस्तृत जानकारी हम पिछली क्लास में ले चुके हैं। स्टूडेंट, उसी क्लास का थोड़ा सा पार्ट रहता है, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आइए ज़्यादा समय को जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जानते हैं कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि जो तरंग होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को हिंदी में बोला जाता है यांत्रिक तरंगें और नॉन मैकेनिकल वेव को हिंदी में बोला जाता है अयांत्रिक तरंगें। तो सारी की सारी मैकेनिकल वेव के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मैकेनिकल वेव भी दो प्रकार की होती थी, एक होती थी अनुप्रस्थ, एक होती थी अनुदैर्ध्य तरंग। एक होती थी ट्रांसवर्स वेव, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती थी। क्या होती थी, कैसे होती थी, उसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो में जाइएगा, आपको अच्छे से वहां पे पता लग पाएगा कि क्या होती हैं। तो आइए आज की क्लास में हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो हमारी अयांत्रिक तरंग होती हैं स्टूडेंट, जितनी भी हमारी नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं उन्हीं को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव को ही क्या बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। कि सर क्यों कहते हैं यांत्रिक तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग, क्यों? क्योंकि इट्स हैव अ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एरिया, ये हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रखती हैं, इस वजह से इसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जैसा आपकी स्क्रीन के सामने लिखा भी हुआ है स्टूडेंट, ये सारी जितनी भी कहानी लिख रही है इसको एक छोटे से रूप में अगर मैं बयां करना चाहूँ तो मेरी तरफ ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, केवल दो रूपों में उसको सारी की सारी ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, जिन तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कि सर माध्यम क्या होता है, मीडियम क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि मीडियम कुछ नहीं होता स्टूडेंट, मीडियम का मतलब होता है कोई जरिया। जैसे इस समय यहाँ पे जीएस साइंस पढ़ाने का माध्यम कौन है? कि सर आप हो, जी हाँ मैं हूँ। उसी तरह जिसके थ्रू कोई कार्य हो रहा होता है वही क्या बन जाता है, माध्यम बन जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर दोबारा आपको बता देता हूँ स्टूडेंट कि माध्यम तीन ही प्रकार का होता है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, पदार्थ की अवस्थाएं, सब्सटेंस की जो स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वही माध्यम होता है, कुछ नहीं होता। तो स्टूडेंट, जहां पर माध्यम नहीं होता है, जहां पर ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, ना धूल है, ना हवा है, ना मिट्टी है, ना पानी है, एकदम से एक वैकेंट प्लेस होता है, एकदम से खाली स्पेस होता है, उस स्थान को बोला जाता है निर्वात। क्या कहते हैं? निर्वात, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जितनी भी हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, जितनी भी नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, क्या वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं? क्या वो निर्वात में गमन कर सकती हैं? जी हाँ, कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि नॉन मैकेनिकल वेव को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम हो या माध्यम ना हो, वो निर्वात में भी गमन कर सकती है। कौन सी अयांत्रिक तरंगें कौन सी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी होती हैं? जितनी भी प्रकाशीय तरंग होती है ना स्टूडेंट, 7 तरह की प्रकाशीय तरंग होती हैं मुख्य रूप से। वो सातों के साथ आपकी स्क्रीन के सामने अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। उनके खोजकर्ता पूछता है किसकी खोज किसके द्वारा की गई, और उनके सबसे ज्यादा पूछता है उपयोग, यूजेस, कि किस तरंग का यूज कहां पे किया जाता है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग का। देखो वही चीज लिखी है। इनके संचरण का मतलब होता है बहना या चलना, फ्लो करना। किसी माध्यम की आवश्यकता, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें या अयांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें एसी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा के लगातार बदलने पर फैलती या उत्सर्जित होती हैं। प्रकाश तरंगें, गामा किरणें, ऊष्मा तरंगें, रेडियो तरंगें आदि विद्युत चुंबकीय तरंगों के एग्जाम्पल होते हैं। आप आगे भी देखेंगे, ये सारी चीजें वही दे रखी हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब मैंने लाइट चैप्टर पढ़ाया होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि इसको, लाइट को चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक अनुप्रस्थ तरंग भी है प्रकाश, और उसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। क्यों? क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती थी। तो इसकी जो वेलोसिटी, इसका जो वेग होता है, स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती थी, ये निर्वात में बताई गई है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों के प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, मुक्त स्थान पर इतने की स्पीड से चलती हैं, 3 × 10⁻⁴, वही है घूम फिर कर बातें।
विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र रखती हैं, इस बात का चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये सारी चीज़ें वही हैं। विकिरण, विकिरण किरणें क्या होती हैं? विकिरण किरणें वही होती हैं स्टूडेंट। इस विकिरण शब्द को, इस रेडिएशन शब्द को हम हीट में जानेंगे कि प्रकाश बिना माध्यम को गर्म किए बिना सूर्य से जब सीधी किरणें हमें प्राप्त होती हैं वो विकिरण विधि से होती हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ यहाँ पे मेन कंसेप्ट है और वो क्या है, ये रही विद्युत चुंबकीय तरंग। स्टूडेंट ये 7 तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। सबसे पहली होती हैं गामा किरणें। क्या होती हैं? गामा किरणें। देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पे, ये जो गामा रे होती है ना, इनकी जो खोज की गई स्टूडेंट वो बैकुरल के द्वारा की गई, हेनरी बैकुरल या क्यूरी के द्वारा की गई। देखिए यहाँ पे ना इनकी फ्रिक्वेंसी भी दे रखी है। अब जैसे ही फ्रिक्वेंसी नाम आता है तो आपके दिल और दिमाग में एक ही सवाल आता होगा कि सर व्हाट इज फ्रिक्वेंसी। स्टूडेंट अगले 5 मिनट का इंतजार कर लीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ बड़े आसान से शब्दों में कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। इनकी फ्रिक्वेंसी भी पूछता है कि फ्रिक्वेंसी 10 की पावर 21 से लेकर 10 की पावर 19 के बीच होती है। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में पूछा जाता है वो इसके यूजेस पूछे जाते हैं। जो कैंसर के इलाज में और परमाणु के नाभिक में, परमाणु मतलब हाई एनर्जी होती है, परमाणु जो आपके एटम बम होते हैं इनमें हाई एनर्जी होती है, तो उसके नाभिक की संरचना में, उसके न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर में किसका यूज किया जाता है? गामा किरणों का। और गामा किरणों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि गामा किरणों की सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है। भेदन मतलब आर पार, पेनिट्रेशन पावर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। हाई पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है? गामा किरणों की। बात करते हैं एक्सरे। एक्सरे की खोज, एक्सरे की जो खोज की थी वो किसने की थी? रोंटगन ने। और कभी कभी ना आपको पेपर में रोएंटगन भी लिखा मिलेगा, दोनों ही सही है, एक ही बात है। इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेना स्टूडेंट, इसका यूज देख लेना। शरीर की हड्डी टूटने और फेफड़ों के रोगों में शरीर में छुपी गोली आदि का पता लगाने के लिए। अरे किस लिए करते हैं? एक्सरे का यूज कहाँ होता है? चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। आप हॉस्पिटल में कभी कभार गलती से अगर आपकी कोई हड्डी टूट जाए तो आप चेक करवाने के लिए जाते हैं, तो आपका क्या होता है? एक्सरे होता है ना, तो वही एक्सरे किरणें, दिस इज अ विद्युत चुंबकीय तरंगें। एक होती हैं अल्ट्रावायलेट रे, जिनको हिंदी में बोला जाता है पराबैंगनी किरणें। सुना होगा ना, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ओजोन लेयर हमारी सुरक्षा कवच का कार्य करती है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी? रिटर। ये कब करी थी इतना मैटर नहीं करता स्टूडेंट, है ना, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि किसने खोज करी थी, तो रिटर ने करी थी भाई। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? वैद्युत प्रभाव और बहुत सी बीमारियों के बैक्टीरिया को मारने के लिए। आपकी जो कीमोथेरेपी होती है, जो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी जो सिकाई होती है ना, कैंसर के रोगी की जो सिकाई होती है, तो उसमें पराबैंगनी किरणों का ही यूज किया जाता है स्टूडेंट। जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो एक आती है स्टूडेंट दृश्य विकिरण, विजिबल रेडिएशन, जिससे किसी भी वस्तु को देखा जाता है। इसकी खोज न्यूटन के द्वारा की गई थी। ये रही, न्यूटन के द्वारा की गई थी। और वस्तुओं को देखने के रूप में विद्युत बल्ब, सोडियम लैंप, फ्लोरेंस ट्यूब और अणुओं की संरचना का पता लगाने के लिए मेन इसमें जो पूछा जाता है वो यही आता है कि वस्तुओं को देखने के रूप में विजिबल रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। अगली होती है इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों की खोज किसके द्वारा? हर्शेल के द्वारा। किसके द्वारा? हर्शेल के द्वारा। और स्टूडेंट इसका जो प्रयोग किया जाता है, अवरक्त किरणों का यूज होता है पौधा घरों में पौधों को गर्म करने के लिए। या इसके अलावा एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 बार एग्जाम में पूछा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे नोट करके लिख लेना। कोहरे में फोटोग्राफी में, धुंध में फोटोग्राफी करने के लिए धुंध में फोटोग्राफी करने के लिए लिख लेना यहाँ पे, धुंध में फोटोग्राफी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरणों का। अगली है लघु रेडियो, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रोवेव या शॉर्ट रेडियो वेव कहते हैं, या माइक्रोवेव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो खोज करी थी वो हर्ट्ज ने करी थी। और आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, इसी के नाम पे पड़ा है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? उपग्रह, बेतार संचार मतलब टीवी, जहां भी सिग्नल्स होते हैं ना, टीवी, रेडियो, सिग्नल्स में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना? उसके बाद है दीर्घ रेडियो तरंग, लॉन्ग रेडियो, दिस इज शॉर्ट रेडियो। इसकी खोज करी थी मार्कोनी। किसने करी थी? मार्कोनी।
कोहनी, है ना, दिस इज मार्कोनी। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेडियो में, टेलीविजन आदि के सिग्नल्स वगैरह में। सेम चीज़ है, शॉर्ट रेडियो एंड लॉन्ग रेडियो, बट ये खोज याद रखना कि भैया इसकी हट्स ने और इसकी मार्कोनी ने। तो स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किसकी खोज किसके द्वारा की गई, किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उसके अलावा इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं और ये कहाँ कहाँ से निकलती हैं। ये इनके सोर्स दे रखे हैं, जैसे ये गर्म वस्तुओं और सूर्य से निकलती हैं अवरक्त किरणें, ये वैद्युत परिपथ से निकलती हैं मैग्नेट्रॉन नामक निर्वातित नलिका में। ये याद कर लेना, देख लेना। क्लियर है ना? तो स्टूडेंट आइए अब इसमें एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में हम यहाँ से जानते हैं, और वो कंसेप्ट क्या है? वो है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई बच्चा मुझे बताएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो बच्चों, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? और फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? क्या होती है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति? देखिए, फ्रीक्वेंसी को एक आसान से शब्दों में बताऊं ना, आवृत्ति का मतलब होता है कंपन। मानो एक सेकंड में किसी वस्तु में कितने कंपन पैदा हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बटे में टाइम। क्या स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन बटे में टाइम, टाइम टेकन। मतलब एक सेकंड में कितने कंपन पैदा हो रहे हैं किसी भी व्यक्ति तथा वस्तु में। कैसे? अरे स्टूडेंट, झंझनाहट। जैसे आप किसी व्यक्ति के थप्पड़ मारिए तो एक थप्पड़ मारने में मानो एक सेकंड में कितनी कंपन पैदा होगी। जैसे आपके सामने प्रैक्टिकल, मैं यहाँ स्क्रीन में मैं ऐसे यहाँ पे स्ट्राइक करता हूँ तो ये हिला, इसमें कंपन पैदा होंगी एक सेकंड में। इसके अंदर कितनी कंपन पैदा हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बटे में टाइम। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन देगा इसी से ही, न्यूमेरिकल। पता है कैसे देगा? कि एक सेकंड में किसी व्यक्ति तथा वस्तु में 20 कंपन पैदा हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करें। तो कितनी हो जाएगी भैया? 20 बटे 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20। 10 सेकंड में किसी व्यक्ति तथा वस्तु में 30 कंपन पैदा हो रही हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करें। कितने में? 10 सेकंड में। तो टाइम कितना आ गया? 10 सेकंड। कितनी पैदा हो रही है? 30। तो कितनी आ गई? 3। फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 3। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। सो इट मींस 3 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बटे में टाइम। किसी वस्तु में एक सेकंड में कितनी कंपन पैदा हो रही है। अब हम यहां पे बात करते हैं टाइम पीरियड। किसकी? टाइम पीरियड, जिसको कहते हैं आवर्तकाल, और जिससे किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं। आवर्तकाल क्या होता है स्टूडेंट? एक कंपन को आने जाने में लगा समय। स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बहुत आसान है। अभी फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या जाना कि एक सेकंड में एक व्यक्ति तथा वस्तु में कितनी कंपन पैदा हो रही थी। अब कह रहा है कि एक ही कंपन को करने में लगा समय। आवर्तकाल का मतलब आना जाना, आने जाने में लगा काल मतलब समय होता है। तो एक कंपन को होने में लगा समय ही क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। T इज इक्वल टू 1/f। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा यहां से? T इज इक्वल टू 1/f। यस एंड नो? अब हम जानते हैं तीसरा पॉइंट स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेव लेंथ। और वेवलेंथ को बोला जाता है हिंदी में तरंग दैर्ध्य, और इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। दिस इज लैम्डा। जितने भी आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, मैं आपके लिए स्पेशल एक बात कहना चाहूंगा, दिस इज द साइन ऑफ लैम्डा। ये कुछ नहीं होता भाई। ये क्या है? ये बताना मुझे, ये क्या है? कि सर ए है, ये क्या है? बी है, ये क्या है? सी है, ये क्या है? फर्स्ट है, ये क्या है? 2 है, 3 है। किसी को पता था कि ये 3 क्यों, यही 3 क्यों है? तो ऐसे ही दिस इज द साइन ऑफ लैम्डा। बस ऐसा याद रखना है कि इसको क्या बोला जाता है? लैम्डा। दिस इज साइन ऑफ अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, दिस इज डेल्टा। ये कुछ साइन है इंडिकेट करने के, तो ऐसे इसको क्या बोला जाता है? लैम्डा, जिससे वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है। बस। अब वेवलेंथ क्या होती है स्टूडेंट? बताओ क्या होती है वेवलेंथ? अरे सिंपल है स्टूडेंट। वेव का मतलब तरंग, लेंथ का मतलब लंबाई। किसकी लंबाई?
तरंग की लंबाई को ही क्या बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है। कैसे, ये कोई वेव है, यस एंड नो। यहां से जब ये यहां गई, यस एंड नो, तरंग चैप्टर में बता चुका हूं, दिस इज हाफ टाइम पीरियड, ये इसकी आधी वेव है। जब ये यहां से यहां जाएगी और यहां से यहां आएगी, दैट इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड। तो इसका पूरा आवर्तकाल होगा। तो सीधी सी बात है, यहां से लेके यहां तक, कहां से कहां तक, जब यहां से गई ये हाफ, फिर ये यहां पे पूरी, तो यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई होती है, इसी को क्या बोला जाता है, तरंग की लंबाई। अच्छा, एक बात का और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जितनी दूरी यहां से यहां तक है, क्या उतनी दूरी यहां से लेके यहां तक है या नहीं है? क्या उतनी दूरी यहां से लेके यहां तक है या नहीं है? सेम दूरी है ये वाली। तो मतलब क्या है, ये जो ऊपर वाला बिंदु होता है ना स्टूडेंट, इसको बोला जाता है क्रस्ट, और क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं श्रृंग। क्या नाम दिया है, श्रृंग। एंड दिस इज ट्रफ, और इसको हिंदी में बोला जाता है गर्त। गर्त मतलब गड्ढा, जो नीचे वाला है गड्ढा। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ मींस दो गर्त के बीच की दूरी और दो श्रृंग के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है। बात समझ आ रही होगी स्टूडेंट, क्लियर है ना? दो श्रृंग के बीच की दूरी और दो गर्त के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना? वेवलेंथ एक प्रकार की दूरी है, एक प्रकार की क्या होती है, दूरी होती है। अब आपको पता है कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, दूरी इज इक्वल टू चाल गुना में समय, स्पीड इनटू डिस्टेंस। भाई वेवलेंथ क्या है, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो दूरी इज इक्वल टू चाल गुना समय, समय मतलब कि टाइम, और आपने अभी थोड़ी देर पहले जाना है लैम्डा इज इक्वल टू चाल, चाल मतलब कि v। इसको हम चाल को ना एक फिजिक्स की टर्म्स में, एक साइंस की टर्म्स में हम वेलोसिटी भी कहते हैं। बताया था ना, वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेलोसिटी, इनटू में दिस इज t। और आपको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू v इनटू में 1/f, हाँ या ना? 1/f क्यों लिखा, अभी आपने पढ़ा है कि t इज इक्वल टू 1/f होता है। तो स्टूडेंट मैं यहां लिखता हूं, तो ये आएगा कि नहीं आएगा कि v/f, वेलोसिटी बटे में फ्रीक्वेंसी। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि नहीं कह सकता कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/λ? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि नहीं कह सकता कि v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू में f? तो यहीं से एक ही फॉर्मूले से तीनों निकल जाएंगे। आपस में रिलेशन देख लेना, चाल में, समय में और वेवलेंथ में। क्लियर है स्टूडेंट? कुछ भी चीज आप यहां से निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, दो चीज दे देगा, तीसरी चीज आपसे पूछेगा। अब यहां पे एक चौथी टर्म्स जो निकल के आती है स्टूडेंट, उसका नाम है एम्पलीट्यूड। क्या होता है स्टूडेंट? एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को हिंदी में बोला जाता है आयाम। क्या कहते हैं? आयाम। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? बहुत आसान है। आयाम, आयाम क्या होता है? आयाम, आना जाना, आना जाना, दिस इज आयाम। आयाम का एक सीधा सा मतलब और सरल सा मतलब यही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन, मतलब एक्सट्रीम, कोई भी चीज कितनी दूरी तक पहुंच रही है, कोई भी चीज कितनी पास तक आ रही है। मैं कितनी तेज बोल रहा हूं, ये मेरी आवाज का क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा, आयाम होगा। मतलब जहां लास्ट एंड मोमेंट तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या? देखिए, ये कोई वेव है, ये कोई वेव चल रही है। अब इसमें अधिकतम ऊंचाई कहाँ है? अधिकतम ऊंचाई है ये वाली, जैसे हिमालयस पर्वत है वो इस तरह से है, तो उसका एम्पलीट्यूड कहाँ होगा? मतलब जो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी रहेगी, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन को ही क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड बोला जाता है। दिस इज एम्पलीट्यूड। नीचे क्या होगा? ये वाला, ये वाला, और ऊपर क्या होगा? ये वाला होगा। ये जो सुरंग और गर्त में आपको दिख रहे होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज की क्लास में हमने जाना कि
अयांत्रिक तरंगें क्या होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव, उन्हीं को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते थे। कितने प्रकार की होती थी, खोजकर्ता कौन होते थे, उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती थी, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमने बड़े आसान से शब्दों में समझा। तो स्टूडेंट यहाँ आकर ये वेव चैप्टर है ये आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आपने पूरी अच्छी तरह से देख लिया तो आपका कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है पेपर में। स्टूडेंट इसी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू हम आपके साथ लेकर अगली क्लास में आएंगे। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमारा और साथ आपका साथ इतना ही था, तो अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो स्टूडेंट आप सभी से जुड़ के बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट, और आपको भी हमसे जुड़ के बहुत अच्छा लगता होगा स्टूडेंट। तो फिर इसी अंदाज में अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ओके, थैंक यू।